नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको मोल प्रभाव से संबंधित सवाल बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं मोल प्रभाव कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों, आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मोल प्रभाव के सूत्र बताए गए हैं। देखिए, थोड़ा सा समझिए इसे। जैसे मान लीजिए ये कोई बर्तन है, और इस बर्तन में मान लीजिए एक कोई विलयन भरा हुआ है। तो ये विलयन है। बच्चों, इस बर्तन में एक विलयन भरा हुआ है। अब मान लिया जाए कि ये विलयन जो है ये दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, पदार्थ ए और पदार्थ बी। तो ये जो विलयन है, ये विलयन दो पदार्थों, पदार्थ ए और पदार्थ बी से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ ए और पदार्थ बी से मिलकर ये विलयन बना हुआ है। तो पूछा जाएगा, सवाल में यही पूछेंगे कि पदार्थ ए का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए और पदार्थ बी का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। अगर यही विलयन तीन पदार्थों से मिलकर बना होता तब तीनों पदार्थों का मोल प्रभाव पूछा जा सकता है, या जरूरी नहीं है। विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना है तो किसी दोनों में से किसी एक पदार्थ का मोल प्रभाव भी पूछ सकते हैं। एक पदार्थ का भी पूछ सकते हैं, दोनों का भी पूछ सकते हैं, और अगर तीन पदार्थों से मिलकर बना है तो तीनों का भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, पदार्थ ए का मोल प्रभाव और पदार्थ बी का मोल प्रभाव निकालने का क्या सूत्र है। देखिए, यहाँ पदार्थ ए का मोल प्रभाव, तो पदार्थ ए का मोल प्रभाव जिसे यक्स ए से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी। देखिए, पदार्थ ए का मोल प्रभाव इस सूत्र से ज्ञात किया जाएगा और पदार्थ बी का मोल प्रभाव यक्स बी बराबर एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी। पदार्थ बी का मोल प्रभाव इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए पदार्थ ए का मोल प्रभाव निकाल रहे हैं तो पदार्थ ए के मोलों की संख्या बटे के ऊपर लिखना है। यानी जिस पदार्थ का मोल प्रभाव निकालिए उसी पदार्थ के मोलों की संख्या बटे के ऊपर लिखिए। यहाँ भी देखिए, पदार्थ बी का मोल प्रभाव निकाल रहे हैं तो पदार्थ बी के मोलों की संख्या, देखिए एन बी लिखे हैं, एन बी मतलब पदार्थ बी के मोलों की संख्या। तो जिस पदार्थ का मोल प्रभाव निकालिए उसी पदार्थ के मोलों की संख्या बटे के ऊपर लिखिए और कुल मोलों की संख्या बटे के नीचे। ये मोलों की संख्या कैसे निकलती है, देखिए मोलों की संख्या निकालने का सूत्र है एन बराबर W बटे एम। ये एन को कहा जाएगा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। W को कहा जाता है भार या द्रव्यमान।
और यम को कहा जाता है आणुभार। आणुभार। तो देखिए, यन को हिंदी में पढ़ना है मोलों की संख्या, डब्लू को हिंदी में पढ़ना है भार या द्रव्यमान, यम को हिंदी में पढ़ना है आणुभार। ये लिखा है मोलों की संख्या बराबर भार बटे आणुभार। अब देखिए यहाँ जैसे NA लिखा है, तो NA को हिंदी में क्या पढ़ेंगे? देखिए, ए तो पदार्थ है, तो पदार्थ ए के मोलों की संख्या, पदार्थ ए के मोलों की संख्या NB पदार्थ बी के मोलों की संख्या। इसी तरह से इसमें भी पढ़ सकते हैं। ये सूत्र जो है, इससे हम लोग मोलों की संख्या निकाल लेंगे। मोलों की संख्या मतलब जैसे NA NB इन सब का मान इससे निकल जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज पहला सवाल। तो आप लोग लिखिए पहला सवाल। तो पहला सवाल है 72 ग्राम जल, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH के मिश्रण में दोनों के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो देखिए, ये सवाल लिखा हुआ है। तो चलिए देखिए इसे कैसे हल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, सवाल को ध्यान से पढ़िए और पढ़कर आप ये पता कीजिए कि ये जो मिश्रण है ये किन किन पदार्थों से मिलकर बना है। तो पढ़िए, देखिए सवाल में क्या लिखा है। लिखा है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में। इसका मतलब जो मिश्रण है वो जल और एथिल एल्कोहल से मिलकर बना है। मिश्रण किससे बना है? जल और एथिल एल्कोहल से मिलकर बना है। यानी कि मिश्रण में पदार्थ कौन कौन है? जल है और एथिल एल्कोहल। दो पदार्थ हैं, जल और एथिल एल्कोहल। तो इन्हीं दोनों पदार्थों में से, जल और एथिल एल्कोहल दो पदार्थ हैं, इन्हीं दोनों पदार्थों में से एक पदार्थ को हम A मान ले रहे हैं और एक पदार्थ को B मान रहे हैं। जल और एथिल एल्कोहल इन्हीं दोनों पदार्थों से मिलकर मिश्रण बना है। तो मिश्रण जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना है उन्हीं पदार्थों में से एक पदार्थ को A मान लीजिए, एक पदार्थ को B मान लीजिए। तो चलिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं, माना A बराबर जल, यानी जल को हम पदार्थ A मान रहे हैं, जल का सूत्र H2O, और B बराबर एथिल एल्कोहल को मान लें, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल C2H5OH। तो देखिए, जल और एथिल एल्कोहल से मिलकर मिश्रण बना था,
तो जल और एथिल एल्कोहल में से जल को हम ए मान ले रहे हैं, एथिल एल्कोहल को बी मान रहे हैं। अब बच्चों इसके आगे अब हम कहीं भी कैपिटल ए लिखेंगे, कहीं भी कैपिटल ए लिखेंगे तो उसका मतलब आप लोग जल समझिएगा, और कहीं भी कैपिटल बी लिखेंगे तो उसका मतलब आप लोग एथिल एल्कोहल समझिएगा। ठीक है। अच्छा देखिए इसमें और क्या है, देखिए 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मतलब जल और एथिल एल्कोहल, जल और एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाज की गणना करना है। मतलब हमें जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है और एथिल एल्कोहल दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो चलिए जल और एथिल एल्कोहल में से जल को हम ए मान लिए, एथिल एल्कोहल को बी मान लिए। अब देखिए सवाल में दिया क्या गया है, क्या दिया गया है, देखिए लिखा है 72 ग्राम जल, 72 ग्राम जल, इसका मतलब जल का भार या द्रव्यमान कहिए। तो जल का भार या द्रव्यमान दिया गया है 72 ग्राम। यहाँ लिख दीजिए जल का दिया है, जल का भार या द्रव्यमान लिख दीजिए, भार भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ बताया ना भार या द्रव्यमान, चाहे भार लिखिए या द्रव्यमान। तो चलिए द्रव्यमान लिख दें और इसे अंग्रेजी अक्षरों से अगर प्रदर्शित किया जाए जल के द्रव्यमान को क्या लिखेंगे, तो देखिए द्रव्यमान के लिए W, तो W लिख दे रहे हैं। और जल के लिए कौन अक्षर है, ए, यहाँ ए लगा दीजिए थोड़ा नीचे साइड में ऐसे WA। तो इसका मतलब होगा, अब देखिए ए का मतलब जल और W मतलब द्रव्यमान, तो जल का द्रव्यमान कितना दिया गया है 72 ग्राम। इसी प्रकार देखिए 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का भार कितना है 92 ग्राम। यहाँ लिख दीजिए एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान द्रव्यमान की जगह भार भी लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान के लिए W अक्षर लिखिए और एथिल एल्कोहल के लिए B, एथिल एल्कोहल के लिए B, यहाँ B लगा दीजिए। तो WB हुआ, इसका मान है 92 ग्राम। तो सवाल में हमें जल का द्रव्यमान दिया गया था 72 ग्राम, जिसे हम WA बराबर लिखे हैं। एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान दिया गया था 92 ग्राम, जिसे हम WB लिखे हैं। यहाँ A और B का मतलब यहाँ लिखा गया है। अब देखिए बच्चों ये जो जल है और एथिल एल्कोहल है, इनका अणुभार निकालिए। इनका क्या निकाला जाए, अणुभार। देखिए यहाँ अणुभार की जरूरत है, क्यों, क्योंकि मोलों की संख्या निकालना है, क्योंकि सूत्रों में मोलों की संख्या लिखा हुआ है, इसलिए हमें मोलों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान चाहिए और अणुभार। तो द्रव्यमान तो सवाल वाले दिए थे, अणुभार नहीं है, तो अणुभार हम लोग अपने से निकालेंगे। तो जल और एथिल एल्कोहल दोनों का अणुभार निकालिए। तो चलिए जल का अणुभार निकाला जाए, जल का अणुभार को देखिए यम अक्षर से लिखना है, यम लिखिए। और किसका निकाल रहे हैं, जल का, तो जल के लिए ए, यहाँ ए लगा दीजिए बराबर। अब देखिए जल का अणुभार कैसे आएगा, तो जल का अणुभार निकालने के लिए जल का सूत्र देखिए, जल के सूत्र में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इन दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परमाणु भार लिखकर जोड़ दीजिए तो अणुभार मिल जाएगा। ये अणुभार निकालना आपको बताया गया है, आप पिछला वीडियो देखिए उसमें मैंने बताया है। तो चलिए परमाणु भार निकाला जाए। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है
और यहाँ हाइड्रोजन 2 ठू है, इसलिए 2 का गुणा दिखा दीजिए। अब प्लस लगाइए। अब ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 16 लिखिए। और देखिए 2 1 का 2 और 16 2 18 ग्राम प्रति मोल लिखिए। इसी तरह से एथिल एल्कोहल का अणुभार निकालिए। एथिल एल्कोहल का अणुभार कोष्ठक में यम, और अणुभार के लिए यम अक्षर, देखिए अणुभार के लिए यम, और किसका निकाल रहे हैं, एथिल एल्कोहल के लिए बी, यम बी हो जाएगा। इसका अणुभार निकालिए। देखिए इसका सूत्र देखिए क्या है, C2H5OH, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन सब का परमाणु भार लिख के जोड़ा जाए। तो जोड़िए। देखिए कार्बन का होता है 12, परमाणु भार 12, और इस कार्बन 2 है तो 2 का गुणा, प्लस हाइड्रोजन का 1, 5 हाइड्रोजन है 5 का गुणा, और प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1। अब इसे जोड़िए तो 12 दूना 24 और प्लस 5 और प्लस 16 1 17। तो देखिए 7 5 12, 7 5 12 और 12 और 4 16 और 2 1 3 1 4, 46 ग्राम प्रति मोल। तो ये आया एथिल एल्कोहल का अणुभार। अब देखिए बच्चों, हमें जैसे देखिए जल का द्रव्यमान पता है और जल का अणुभार पता है। जल का द्रव्यमान, जल का अणुभार पता है। देखिए जल का द्रव्यमान और अणुभार पता रहे तो मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो क्या किया जाए, मोलों की संख्या निकाला जाए। इसलिए जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या को कौन सा अक्षर लिखे, देखिए मोलों की संख्या को n लिखिए। और किसका निकाल रहे हैं, जल, जल के लिए a अक्षर यहाँ a लिख दीजिए। तो जल के मोलों की संख्या Na बराबर। अब देखिए मोलों की संख्या कैसे आती है, W/m करने से। तो W ऊपर लिखिए, m नीचे लिखिए। और किसका निकाल रहे हैं, जल का, तो जल के लिए a अक्षर लगाए हैं तो यहाँ भी a लगा दीजिए और यहाँ भी a लगाइए। WA/ma हो जाएगा, WA/ma। तो देखिए जल के मोलों की संख्या के लिए सूत्र बन गया, इसी से बना है। देखिए जब यहाँ a लगाए तो यहाँ भी a लगा दीजिए, यहाँ भी a लगा दीजिए, तो जल के मोलों की संख्या के लिए सूत्र बन जाएगा। अब मोलों की संख्या निकालने के लिए इनका मान रखिए। देखिए WA बराबर क्या है, WA बराबर 72 ग्राम, यहाँ 72 लिखिए, ग्राम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है लिखना। और बटे में जल का अणुभार यमय का मान देखिए कितना है, 18, तो 18 लिखिए। और 18 से ये 72 काट दीजिए, 18 × 72 बराबर 4 मोल बचेगा। देखिए अगर हम 72 के आगे ग्राम लिखते, ये ग्राम 72 के आगे लिखते और 18 के आगे ग्राम प्रति मोल लिखते, देखिए हम दिखा रहे हैं कैसे मोल बचेगा। देखिए 72 ग्राम और बटे में यमय का मान लिखिए, यमय कितना है, 18 ग्राम और प्रति मोल। देखिए 18 ग्राम प्रति मोल है, लिख दिए। ग्राम से ग्राम कटा, 18 से 72 कटेगा, 4 आएगा, तो बराबर कितना, 4। और ये मोल जो है बटे के नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 मोल बचेगा, 4 मोल।
यानी कि जल के मोलों की संख्या Na बराबर कितना है 4 मोल। इसी तरह एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या के लिए N और एथिल एल्कोहल के लिए BH है, NB बराबर, अब सूत्र बनाइए इसके लिए। देखिए यहाँ कैसे बनाए थे, ए लगा दिए थे, अब WB बटे MB कर दिए, और यहाँ इनका मान रखिए, WB देखिए 92 है, 92 और बटे में MB देखिए कितना है 46, 46 दूना कितना होता है 92, तो यहाँ 2 लिखिए मोल, 2 मोल आया, तो 46 से 92 कटा कितना आया 2 मोल। अब देखिए हमें Na और Nb का मान मिल गया है, देखिए Na और Nb इन दोनों का मान मिल गया है, तो हम Na Nb सब मतलब कुल मिला के इसमें जो चीजें हैं सबका मान हमें मिल गया। अब हम मोल प्रभार निकाल सकते हैं दोनों का, देखिए वहाँ कहे थे ना दोनों का मोल प्रभार की गणना कीजिए, तो अब मोल प्रभार निकाला जाए, तो इसे हम बच्चों मीट दे रहे हैं, चलिए अब मोल प्रभार निकाला जाए, तो पहले जल का मोल प्रभार निकाला जाए, इसलिए जल का मोल प्रभार, मोल प्रभार को किससे प्रदर्शित करते हैं, यक्ष से, और किसका निकाल रहे हैं जल का, जल के लिए A। अब इसके लिए सूत्र अपने से लिखिए, किसका मोल प्रभार निकाल रहे हैं जल का, तो जल के मोलों की संख्या ऊपर लिखिए, तो जल के मोलों की संख्या को N और जल का निकाल रहे हैं तो जल के लिए A, जल के मोलों की संख्या Na और नीचे जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, यानी कुल मोलों की संख्या है, ये कुल मोलों की संख्या हुई। इसी में मान रखिए XA बराबर Na का मान देखिए क्या है, Na कितना है 4, तो 4 लिखिए, अब बटे में फिर Na है, Na का मान 4 प्लस NB देखिए कितना है 2, यहाँ 2 लिखिए, तो XA बराबर 4 बटे 6 और काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो XA बराबर आया 2 बटे 3, तो XA बराबर, इसे बच्चों भाग देंगे तो 0.666 ऐसे आएगा बार बार। तो देखिए बच्चों दशमलव के बाद केवल 2 अंक तक उत्तर लिखिए, बस दशमलव के बाद केवल 2 अंक रहे, बाकी अंकों को छोड़ दी। तो देखिए दशमलव के बाद हमें 2 अंक बचाना है ना, और 2 अंकों के बाद देखिए तीसरा अंक जो है ये 5 से बड़ा है ना, तीसरा अंक 5 से बड़ा है, तो जब अंतिम वाला अंक 5 से बड़ा रहे 2 अंक तो बचाना ही है, तो 2 अंक बचाने के लिए ये अंक हटाना है, तो चूंकि ये 5 से बड़ा है इसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ दीजिए और इसे हटा भी सकते हैं, तो क्या कीजिए इसके बदले 1 इसमें जोड़िए, इसे हटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 0.67। तो ये जल के मोलों की जल का मोल प्रभार हुआ। देखिए अक्षय का मतलब क्या है, जल का मोल प्रभार, तो जल का मोल प्रभार आ गया। और देखिए एथिल एल्कोहल का मोल प्रभार निकाला जाए, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभार, एथिल एल्कोहल
कि मूल प्रभाज को हम लोग यक्स बी लिखे। यक्स बी बराबर सूत्र कैसे बनाना है, किसका मूल प्रभाज निकाल रहे हैं, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का मूल प्रभाज निकाल रहे हैं तो एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या ऊपर लिखिए। तो मोलों की संख्या किसके, एथिल एल्कोहल की Nb बटे में कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। इसमें मान रखिए तो यक्स बी बराबर Nb का मान देखिए 2 है, देखिए Nb बराबर 2, Na बराबर 4 और Nb बराबर 2। इसे जोड़िए, देखिए 2/6 और काट दीजिए, 2 1 2 2 3 6 बराबर 1/3, यानी कि यक्स बी बराबर आया 1/3। भाग दे दीजिए तो यक्स बी बराबर 0.33333 ऐसे ही आएगा। अब इसमें क्या कीजिए, 2 अंक इसमें भी बचाना है, तो देखिए 2 अंक बचाना है तो अब तीसरे अंक को देखिए, तीसरा अंक मतलब अंतिम अंक, इसे हटा दीजिए। अंतिम अंक देखिए यहाँ 5 से कम है, यहाँ देखिए अंतिम अंक 5 से ज़्यादा था इसलिए एक जोड़ दिए थे, यहाँ अंतिम अंक 5 से कम है इसलिए इसके पहले वाले अंक में जोड़ना नहीं है, इसे हटा सकते हैं। तो बिना एक जोड़े इसे हटा दें तो देखिए इतना ही आएगा 0.33। ये एथिल एल्कोहल का मोल प्रभावी हुआ। तो देखिए बच्चों दोनों के मोल प्रभाव की गणना करना था, तो दोनों का मतलब जल और एथिल एल्कोहल, तो जल और एथिल एल्कोहल दोनों का मोल प्रभाव आ गया है। अब ये देखना हो कि हमारा उत्तर जो आया है सही है कि नहीं, तो इसके लिए क्या कीजिए, इसके लिए आपको बताया गया था कि 1 बिलियन में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उनके मोल प्रभाजों का योग सदैव 1 होता है। उनके मोल प्रभाजों का जोड़ हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो देखिए जल का मोल प्रभाज ये है, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ये है, दोनों के मोल प्रभाजों को जोड़िए, अगर जोड़ने से 1 आ गया इसका मतलब सही है। तो जोड़ के देखिए, देखिए यहाँ हम दिखा रहे हैं जल का मोल प्रभाज यक्स है और प्लस एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज यक्स भी, दोनों को जोड़िए तो जल का मोल प्रभाज 0.67 प्लस 0.33, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 7 3 10, 6 3 9 1 10, यहाँ बराबर 1 आया। तो दोनों के मोल प्रभाजों का योग कितना रहा है, 1, इसका मतलब सही है। देखिए बच्चों एक चीज और ध्यान से देखिए, जैसे 2 पदार्थों का मोल प्रभाज निकालने के लिए कहा गया था सवाल में कि दोनों पदार्थों जल और एथिल एल्कोहल दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो हम दोनों का अलग अलग मोल प्रभाज सूत्र के द्वारा निकाल लिए। आप ऐसा भी कर सकते थे, इन दोनों में से किसी एक पदार्थ का मोल प्रभाज निकाल लीजिए और दूसरे का मोल प्रभाज इस सूत्र से निकाल लीजिए। जैसा कि अभी बता रहे थे कि दोनों के मोल प्रभाजों का जोड़ हमेशा 1 होता है। देखिए हम जानते हैं कि पदार्थ ए और पदार्थ बी के मोल प्रभाज का योग 1 के बराबर होता है। तब यहाँ ए और बी को हम लोग, ए का मतलब जल समझे, देखिए लिखा भी है, बी का मतलब एथिल एल्कोहल है, तो जल का मोल प्रभाज और एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाज का जोड़ किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। यहाँ देखिए दिखाया गया है। तो क्या कीजिए कि जैसे जल का मोल प्रभाज निकाल लिए हैं ना, तो इसका मोल प्रभाज मत निकालिए, सूत्र से मत निकालिए, इससे निकाल सकते हैं। देखिए जल के मोल प्रभाज का मान जो आया है यहाँ रखिए 0.67 और प्लस यक्स बी बराबर 1 होगा। 0.67 को उस तरफ पक्षांतर कीजिए तो होगा यक्स बी, देखिए 0.67 बराबर तो उधर जाएगा तो यक्स बी इधर ही रहेगा, तो 1 माइनस 0.67, तो यक्स बी बराबर
अब 1 में से इतना घटा दीजिए। तो देखिए 1 रुपये है, उसमें से 67 पैसे घटा दीजिए। 1 में से 67 पैसे घटाएंगे तो आएगा 33 पैसे, यानी 0.33। तो देखिए जल का मोल प्रभाग निकाल लिए थे और उसका मान इस सूत्र में रख दिए, तो हमें एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाग मिल गया। तो देखिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों सही है। तो बच्चों ये सवाल पूरा हुआ, दोनों का मोल प्रभाग आ गया है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे अब दूसरा सवाल बताया जाए, नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों इसे मीट दे रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल लिखिए। लिखिए द्रव्यमानानुसार 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 25% ग्लिसरॉल 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों इसे हल किया जाए। अब देखिए बच्चों इसके पहले वाले सवाल में, सवाल को जब पढ़ रहे थे तो पढ़ने से हमें 2 पदार्थों के बारे में पता चल रहा था कि वहाँ 2 पदार्थ हैं, एक जल था एक एथिल एल्कोहल। यहाँ इसे पढ़कर देखिए इसमें 2 पदार्थ हैं, पढ़ने से लग रहा है कि 2 पदार्थ हैं। अगर 2 पदार्थ होंगे तो एक पदार्थ को ए मानेंगे दूसरे को बी मान लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, द्रव्यमानानुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में। तो देखिए एक पदार्थ ग्लिसरॉल हुआ और दूसरा पदार्थ क्या है, दूसरा पदार्थ क्या है। अब दूसरा पदार्थ के लिए क्योंकि यहाँ जलीय विलयन लिखा है, इसका मतलब जल होगा। ग्लिसरॉल के जलीय विलयन यानी ग्लिसरॉल जो है वो जल में मिलाया गया होगा, तब विलयन बना होगा या मिश्रण बना होगा। यहाँ 2 पदार्थ कौन कौन है, ग्लिसरॉल और जल। तो क्या कीजिए, दोनों पदार्थों ग्लिसरॉल और जल में से किसी को ए मान लीजिए किसी को बी मान लीजिए, चाहे जिसे बी मान लीजिए। तो माना ए बराबर ग्लिसरॉल और बी जल है, बी क्या है, जल है। अब देखिए बच्चों यहाँ ग्लिसरॉल 25% है, द्रव्यमानानुसार 25% क्या है, ग्लिसरॉल है। तो जो जलीय विलयन है, जो विलयन है, तो वो अगर 100% होगा
विलयन को 100% मान लिया जाए, तो 100% में 25% क्या है, ग्लिसरॉल है। अगर 100 में से 25% ग्लिसरॉल है तो जल कितना होगा उसमें, 75% होगा। तो क्या कीजिए, यहाँ लिखिए दिया है, जब प्रतिशत में दिया रहे इसे सीधा इसी तरह लिख दिया कीजिए कि ग्लिसरॉल का द्रव्यमान, ग्लिसरॉल का द्रव्यमान को W से लिखें, और A का मतलब क्या रहेगा, ग्लिसरॉल, और B का मतलब जल। तो हमें ग्लिसरॉल का द्रव्यमान लिख रहे हैं तो WA लिख दें, और बराबर कितना दिया गया है, 25%। 25% को आप सीधा 25 ग्राम लिख दीजिए। 25% को सीधा क्या लिख दीजिए, 25 ग्राम। अब जल का दूसरा पदार्थ जल है, तो जल का द्रव्यमान लिखिए W, और जल के लिए B लिख रहे हैं, तो कैसे आएगा, देखिए 100% में से 25% हटाइए, 100% में से 25% निकाल दीजिए तो 75% बचा, तो 75% जल का द्रव्यमान होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं 100% माइनस 25% बराबर 75% और बराबर 75 ग्राम, 75 ग्राम। देखिए ग्लिसरॉल और जल दोनों का द्रव्यमान हमें मिल गया। जैसे वहाँ जल और एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान दिया गया था 72 और 92। अब क्या कीजिए, अब दोनों का अणुभार निकालिए। दोनों का क्या निकाला जाए, अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए इन दोनों का सूत्र पता होना चाहिए। तो जल का सूत्र होता है H2O और इसका है C3H8O3। ग्लिसरॉल का सूत्र यही है C3H8O3। अब चलिए दोनों का अणुभार निकाला जाए। तो ग्लिसरॉल का अणुभार अणुभार निकालिए, अणुभार को लिखिए m। अब ग्लिसरॉल का निकाल रहे हैं तो ग्लिसरॉल के लिए A लिखिए। और अणुभार कैसे आता है, ग्लिसरॉल का सूत्र देखिए, इस सूत्र में जो जो परमाणु है सबका परमाणु भार लिख के जोड़िए। तो देखिए कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार 12, 3 कार्बन है इसलिए 3 का गुणा। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 8 हाइड्रोजन है 8 का गुणा। और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 3 ऑक्सीजन है 3 का गुणा। इसे गुणा करके जोड़ लीजिए, 12 3 36 प्लस 8 और प्लस 48, तो कितना होगा 8 8 16 और 16 4 20 2 22 और 4 3 7 2 9 ग्राम प्रति मोल। चलिए इसी तरह जल का अणुभार निकालिए। जल का देखिए बच्चों, हम पीछे के वीडियो में जो पिछला जो वीडियो है उसमें हम बताए थे कि A का मतलब विलायक से है, B का मतलब विलेय से है। लेकिन यहाँ विलेय विलायक जरूरी नहीं है कि किसे हम विलेय कहें किसे विलायक कहें। 2 पदार्थ हैं तो एक को आप A मान लीजिए, एक को आप B मान लीजिए, बस। तो चलिए जल का अणुभार निकाला जाए। अणुभार को हम लिखेंगे, और किसका निकाल रहे हैं, जल का, तो जल के लिए Mb। और जल का अणुभार निकालिए। जल का सूत्र देखिए, हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार है 2 का गुणा, और प्लस ऑक्सीजन है 16, दोनों को जोड़िए 18 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए, अब हम लोग मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या का सूत्र देखिए, N बराबर W/M होता है। मोलों की संख्या निकालने के लिए W चाहिए और M चाहिए।
W चाहिए और M चाहिए। तो देखिए ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकालें तो ग्लिसरॉल का द्रव्यमान W और ग्लिसरॉल का अनुभाग M दोनों पता है तो हम निकाल सकते हैं। इसलिए ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकाला जाए। ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, ये इतना बड़ा अक्षर बार बार न लिखना पड़े इसीलिए हम पुस्तक में ये सब लिख के दिखा रहे हैं आपको। ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या को क्या लिखें, यन ए बराबर सूत्र इसी से बना लीजिए। यहाँ ए है, यहाँ भी ए लगा दीजिए। WA और बटे में MA, WA बटे MA। अब WA देखिए, WA का मान क्या है 25, तो 25 लिखिए और बटे में MA का मान क्या है 92 लिखिए। अब बच्चों देखिए यहाँ ग्राम लिखे होते और यहाँ ग्राम प्रति मोल लिखते। देखिए 25 ग्राम यहाँ लिखते और 92 ग्राम प्रति मोल लिखते। ग्राम कटता क्या बचता मोल, और 25 में 92 से भाग दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा। जीरो 0.27 तक आ रहा है, 0.27 मोल। चलिए अब जल के मोलों की संख्या निकालिए। जल के मोलों की संख्या NB, जल के लिए B है, NB बराबर WB बटे MB। तो WB देखिए क्या है 75 है और बटे में MB कितना है 18 है। तो 75 में 18 से भाग दीजिए, 4.166 आ रहा है, 4.166 से आ रहा है। तो हम यहाँ 7 बना सकते हैं मोल। अब मोल प्रभाज निकाला जाए। अब मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। देखिए मोलों की संख्या जब मिल जाए तो मोल प्रभाज आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ किसका मोल प्रभाज निकालने के लिए कह रहे हैं, ग्लिसरॉल के मोल प्रभाज या मोल अंश का मतलब मोल प्रभाजी से है। तो ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करना है, यानी ग्लिसरॉल का मोल अंश अर्थात मोल प्रभाज ज्ञात करना है, जल का नहीं ज्ञात करना है। तो ग्लिसरॉल का निकाला जाए बस। इसलिए ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज XA। इसका सूत्र बनाइए बच्चों। देखिए इसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं ग्लिसरॉल का। तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या बटे के ऊपर लिखिए। तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या देखिए NA और बटे में कुल मोलों की संख्या मतलब ग्लिसरॉल और जल दोनों के मोलों की संख्या जोड़ के लिखिए नीचे NA प्लस NB। इसी में मान रख दीजिए। NA का मान देखिए क्या है 0.27 और बटे में NA और NB जोड़िए। NA का मान है 0.27 और प्लस NB का मान देखिए ये है 4.17। तो XA बराबर 0.27, इन दोनों को जोड़ के लिखिए। तो 7 7 14, 7 और 7 14 हुआ, 2 और 1 3, 3 1 4.4, दोनों का भाग दे दीजिए। तो देखिए दोनों का भाग दें तो 0.27
दो 7 में भाग देना है 4.44 से, तो 0.6 तक आ रहा है। x बराबर हुआ 0.6, नहीं 0.06 लिखिए, 0.6। तो बस बच्चों यही उत्तर है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता, तो XA मतलब ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज। ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज कितना आया? 0.06। बस यही उत्तर है बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इसे मिल दे रहे हैं। चलिए तीसरा सवाल लिखिए। देखिए इसी तरह का एक सवाल और है बच्चों, ये सब परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। लिखिए एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना कीजिए, के मोल अंश की गणना कीजिए। मोल अंश की गणना कीजिए। यदि विलयन में, यदि विलयन में यदि विलयन में C2H6O2 C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, उपस्थित हो। तो देखिए बच्चों, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना कीजिए यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ये C2H6O2 जो है वो एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र है। C2H6O2 क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र है। यहाँ सूत्र लिख दिए हैं और यहाँ हिंदी में उसका नाम लिख दिए हैं। तो वहाँ जो C2H6O2 है वो क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल है। तो चलिए बच्चों इसे हल किया जाए। ये भी उसी तरह से होगा, अभी जो दूसरा सवाल बताए थे इसमें द्रव्यमानानुसार लिखा था 25%। यहाँ देखिए, यहाँ भी बच्चों एक पदार्थ एथिलीन ग्लाइकॉल है और दूसरा वही जल है, क्योंकि बिना जल के कोई विलयन नहीं बन सकता। तो एक पदार्थ विलयन में एक पदार्थ अधिकतर जल ही माना जाता है, और एक पदार्थ तो बता ही रहे हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। तो क्या कीजिए कि एथिलीन ग्लाइकॉल को ये मान लीजिए, एथिलीन ग्लाइकॉल को ये मान ले रहे हैं, इसका सूत्र C2H6O2 और B जल को मान ले रहे हैं जिसका सूत्र H2O। और एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश यानी मोल प्रभाज ज्ञात करना है, इसी का ज्ञात करना है, जल का नहीं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोगों को दिया क्या गया है? तो देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल
कई प्रतिशत बता रहे एथिलीन ग्लाइकाल। एथिलीन ग्लाइकाल का 20%, तो 20% है तो इसे हम लोग 20 ग्राम लिखेंगे, यहाँ लिख दें। अब देखिए बच्चों, अगर हम WA लिख दें, इसका क्या मतलब है? WA लिख दिए तो क्या मतलब है इसका? ए का मतलब एथिलीन ग्लाइकाल, देखिए ए का मतलब एथिलीन ग्लाइकाल, ए का मतलब एथिलीन ग्लाइकाल और W मतलब द्रव्यमान, एथिलीन ग्लाइकाल का द्रव्यमान। अब इसे हम एक बार हिंदी में लिखते थे, फिर कोष्ठक में यही लिखेंगे ना, तो हम इस बार ऐसे लिख दे रहे हैं, इसका भी हिंदी मतलब आप लोग समझ सकते हैं। एथिलीन ग्लाइकाल का द्रव्यमान कितना? 20%। इसे कितना ग्राम लिखें? 20 ग्राम। इसी तरह WB लिख दिए तो इसका मतलब क्या? B का मतलब जल से था, B का मतलब जल से है, तो देखिए जल का द्रव्यमान, तो जल का द्रव्यमान कितना? जब विलयन में 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल है तो जल कितना होगा? 80 ग्राम होगा। तो 100 में से 20 ग्राम घटा दीजिए, या जैसे इसके पहले सवाल में किए थे 100% में 20% घटाइए तो आएगा 80%। 80% को 80 ग्राम लिख दीजिए इस तरह। अब देखिए, ये तो एथिलीन ग्लाइकाल का द्रव्यमान हुआ और ये जल का द्रव्यमान हुआ। अब दोनों का अणुभार निकाला जाए, अणुभार एथिलीन ग्लाइकाल का और जल का। एथिलीन ग्लाइकाल का अणुभार को हम या लिख दें। देखिए, ए का मतलब एथिलीन ग्लाइकाल, एम का मतलब अणुभार। एथिलीन ग्लाइकाल का अणुभार निकालिए। देखिए सूत्र क्या है? कार्बन का 12 होता है परमाणु भार, 2 है, 2 का गुणा। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 6 है, 6 का गुणा। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 है, 2 का गुणा। यहाँ 12 दूना 24 प्लस 6 का 6 प्लस 16 दूना 32, जोड़िए 6 4 10 2 12, 3 2 5 1 6 ग्राम प्रति मोल। जोड़िए फिर से 2 और 6, 6 2 8 4 12 और 3 और 2 5 और 1 6, सही है। यम बी का मतलब क्या है? जल का अणुभार। बी मतलब देखिए जल और यम मतलब अणुभार। एम बी बराबर जल का अणुभार बराबर निकालिए। जल देखिए सूत्र है 1 गुणित 2 धन 16 बराबर 18 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए, अब हम मोलों की संख्या निकालें। दो पदार्थ हैं, दोनों के मोलों की संख्या, एथिलीन ग्लाइकाल के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। तो देखिए हम NA लिख दे रहे हैं। NA का मतलब क्या है? N का मतलब मोलों की संख्या और A का मतलब एथिलीन ग्लाइकाल। एथिलीन ग्लाइकाल के मोलों की संख्या बराबर WA/MA होगा। N बराबर W/M। हम एथिलीन ग्लाइकाल का निकाल रहे हैं, इसलिए A लगाए थे, तो यहाँ भी A, यहाँ भी A। अब इनका मान रखिए, WA का मान देखिए क्या है? 20। और बटे में MA का मान क्या है? MA 62। और यहाँ बच्चों ग्राम लिखते और यहाँ ग्राम प्रति मोल लिखते, ग्राम ग्राम कटता, केवल मोल बचता। तो यहाँ भाग दीजिए 20 में 62 से, 20 में 62 से भाग दीजिए। चलिए 20 में 62 से भाग, तो यहाँ देखिए आ रहा है 0.32 आ रहा है ना मोल।
चलिए अब यन बी निकालिए। यन बी का मतलब देखिए, बी का मतलब जल से है, तो जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या बराबर WB बटे MB। WB का मान रखिए, WB 80 है, MB कितना है देखिए, MB 18 है, 18 और भाग दीजिए दोनों का, तो 80 में 18 से भाग, तो आ रहा है 4.44 मोल, 4.44 मोल। अब देखिए किसका मोल प्रभाव निकालना है, क्या मोल अंश, एथिलीन ग्लाइकाल का। एथिलीन ग्लाइकाल के मोल अंश की गणना कीजिए। एथिलीन ग्लाइकाल का मोल अंश निकाला जाए, मोल अंश मतलब मोल प्रभाव, इसलिए एथिलीन ग्लाइकाल का मोल अंश या मोल प्रभाव, मोल अंश या मोल प्रभाव, इसे देखिए बच्चों यक्स ए लिख सकते हैं, यक्स ए बराबर लिख सकते हैं ना, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे यक्स ए बराबर, चलिए इसके लिए सूत्र बनाइए, किसका निकाल रहे हैं मोल अंश या मोल प्रभाव, एथिलीन ग्लाइकाल। तो एथिलीन ग्लाइकाल का मोल प्रभाव निकाल रहे हैं, इसलिए एथिलीन ग्लाइकाल के मोलों की संख्या बटे के ऊपर, एथिलीन ग्लाइकाल के मोलों की संख्या Na है, तो Na लिखिए, और बटे में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या मतलब एथिलीन ग्लाइकाल और जल के मोलों की संख्या का जोड़, दोनों को जोड़ के लिखिए बटे के नीचे, Na प्लस Nb, इसी में मान रखिए यक्स ए बराबर, Na का मान देखिए, Na है 0.32 बटे में यहाँ भी Na है, तो वही मान रखिए 0.32 और प्लस Nb 4.44, जोड़िए दोनों को, 0.32 बटे में जोड़िए 4 और 2 6, 4 2 6 4 3 7 और 0.4, और दोनों का भाग दीजिए, तो भाग दिया जाए इसमें 0.32 में 4.76, 4.76 से, तो आ रहा है 0.06, आ रहा है 0.06, अच्छा के बाद 7 आ रहा है, तो हम इसे सीधा देखिए 0.067 आ रहा है, तो 2 अंक में लिखना चाहें अगर हम, तो 7 के बदले में, चूंकि ये 7 5 से बड़ा है, तो 7 के बदले यहाँ 1 जोड़ सकते हैं, तो यक्स ए बराबर हो जाएगा 0.07, ये उत्तर लिख सकते हैं 0.07। ये बच्चों आया एथिलीन ग्लाइकाल का मोल अंश या मोल प्रभाव, बस एथिलीन ग्लाइकाल का पूछे थे उसी का निकाला गया है, जल का नहीं पूछे हैं इसलिए नहीं निकाल रहे। जल का निकालना हो तो जल का मोल प्रभाव निकालना हो तो जल के मोलों की संख्या, देखिए जल का मोल प्रभाव को यक्स बी लिखेंगे, यक्स बी का मतलब जल से है, तो जल का मोल प्रभाव बराबर जल के मोलों की संख्या और बटे कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। अब Nb का मान देखिए, Nb का मान ये है, ये बटे के ऊपर लिखिए, Na Nb का मान ये और ये दोनों मान यहाँ रखिए, जोड़िए भाग दीजिए, आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। ये एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश या मोल प्रभाज है। ठीक है, लिखिए, नोट कर लीजिए इसे। हाँ, तो चलिए बच्चों इसे मिटते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल लिखिए। देखिए 1 बिलियन में, देखिए 1 बिलियन में 1 बिलियन में बेंजीन का 30 ग्राम द्रव्यमान बेंजीन का 30 ग्राम द्रव्यमान 30 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन, प्रतिशत का चिन्ह लगा है, कार्बन द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है, घुला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो बेंजीन के मोल अंश की, मोल अंश का मतलब मोल प्रभाव की गणना कीजिए। चलिए इसे हल किया जाए। तो देखिए बच्चों सवाल पढ़कर पता कर लीजिए कि 2 पदार्थ कौन कौन हैं। यहाँ देखिए एक पदार्थ बेंजीन है और एक पदार्थ है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। 2 पदार्थ है ना, एक बेंजीन है, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इन दोनों में से किसी को ए मान लीजिए, माना ए बराबर बेंजीन। अब बेंजीन का सूत्र देखिए क्या होता है, C6H6। और बी कार्बन टेट्राक्लोराइड को मान ले रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका सूत्र होता है बच्चों CCl4, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए क्या दिया गया है, दिया है। अब देखिए इसमें भी प्रतिशत है, 30 ग्राम 30 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत। तो बेंजीन का 30 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत, यानी बेंजीन कितना है, बेंजीन 30 ग्राम है। तो यहाँ लिखिए बेंजीन का द्रव्यमान। तो बेंजीन के द्रव्यमान को हिंदी शब्दों में लिखना है तो लिख दीजिए बेंजीन का द्रव्यमान, और कोष्ठक में कौन सा अक्षर लिखेंगे इसके लिए, WA। क्या लिखेंगे, WA। तो ए का मतलब क्या है, बेंजीन। देखिए ए का मतलब बेंजीन से है, ए का मतलब बेंजीन और W मतलब भार या द्रव्यमान। तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना लिख दें, 30 ग्राम, 30 ग्राम। अच्छा चलिए ये तो बेंजीन का हुआ। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का तो दिया नहीं गया है, तो 100 में से इतना घटा दीजिए।
द्रव्यमान प्रतिशत में है ना, तो 100 में से ही घटाना पड़ेगा। तो देखिए डब्ल्यू बी मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, डब्ल्यू मतलब द्रव्यमान, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान डब्ल्यू बी बराबर 100 माइनस 30 बराबर 70 ग्राम। तो देखिए दोनों का द्रव्यमान मिल गया। अब दोनों का अणुभार निकाला जाए, तो चलिए बेंजीन का अणुभार निकालें। इसलिए यम ए बराबर यम ए मतलब बेंजीन, यम मतलब अणुभार। तो बेंजीन का अणुभार कैसे आएगा? बेंजीन का सूत्र देखिए, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन के परमाणु भार लिखकर जोड़ दीजिए। कार्बन का परमाणु भार 12, 6 कार्बन है तो 6 का गुणा, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 6 हाइड्रोजन है तो 6 का गुणा, तो 12 6 72 और प्लस 6 का 6 बराबर 78 ग्राम प्रति मोल। ये बेंजीन का अणुभार आया। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालिए, यम बी, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणुभार यम बी, इसका सूत्र देखिए, कार्बन है, क्लोरीन है, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5 और 4 क्लोरीन है तो 4 का गुणा, ये 12 और प्लस 4 का गुणा इसमें कीजिए, 4 पंचे 20, 2 हासिल, 4 पंचे 20 और 2 22, 2 हासिल, 4 3 12 और 2 14, और 0.1 अंक पे लगाना है तो यहाँ लगेगा। दोनों को जोड़ दीजिए, तो 12 और 142, केवल 142 0.0 छोड़ सकते हैं, तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 1, इतना ग्राम प्रति मोल। 2 और 2 जोड़िए, 4, 4 और 1 5 और 1 है वहाँ, 154 ग्राम प्रति मोल। अब क्या निकाला जाए बच्चों? अब देखिए डब्ल्यू और एम पता रहे तो मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो मोलों की संख्या निकाला जाए, तो चलिए मोलों की संख्या निकाला जाए। इसलिए बेंजीन के मोलों की संख्या निकालिए, एन मतलब मोलों की संख्या, ए का मतलब बेंजीन से, तो बेंजीन के मोलों की संख्या Na बराबर, सूत्र बनाइए, W/M होता है, यहाँ ये लगा है तो यहाँ भी ये लगाइए, यहाँ भी ये लगाइए, इनका मान रखिए। WA देखिए, WA कितना है 30 और MA कितना है 78, दोनों का भाग देंगे। इसी तरह NB निकालिए, NB मतलब B, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या NB बराबर WB बटे में MB। WB देखिए कितना है, WB 70 ग्राम है और बटे में MB कितना है 154 है, दोनों का भाग देके लिख दीजिए। अब ये सब बच्चों भाग अपने से कर सकते हैं आप लोग, हम यहाँ टाइम इतना ज़्यादा न लगे इसलिए ऐसा कर दे रहे हैं। 30 भागा 78, 30 में 78 से भाग देंगे तो 0.38 मोल लिख सकते हैं यहाँ, और यहाँ 70 में 154 से भाग देंगे तो 0.45 मोल आएगा। 70 में 154 से भाग देने पर 0.45 आ रहा है, और 30 में 78 से भाग देने पर 0.38, सही है। चलिए अब मोल प्रभार निकाल सकते हैं हम लोग। किसका मोल प्रभार निकालना है? बेंजीन का, केवल बेंजीन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का नहीं पूछा गया है।
इसलिए बेंजीन का मोल प्रभाज को मोल अंश भी लिखते हैं, मोल अंश लिख दीजिए, यहाँ मोल अंश ही लिखा हुआ है। यक्स ए, देखिए ए का मतलब ही बेंजीन था ना। यक्स ए बराबर सूत्र में क्या लिखें, एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी। मान रखिए इसी सूत्र में एन ए का मान देखिए क्या है, देखिए एन ए का मान है ना 0.38 और बटे में यहाँ एन ए है तो वही मान 0.38 और प्लस एन बी 0.45 बराबर 0.38 और बटे में इन दोनों को जोड़िए 8 5 13 4 3 7 1 8.0, दोनों का भाग देना, दोनों का भाग दे तो 0.38 में भाग देना है। भाग देना है 0.8513 हुआ, 4 3 7 0.83 तो आ रहा है बच्चों 0.457 तक आ रहा है, 0.457 तो 0.4 है, 5 है और तीसरा अंक 7 है तो 7 के बदले हम यहाँ 6 कर सकते हैं, 6। चलिए यही उत्तर है। देखिए बेंजीन का मोल प्रभाज या मोल अंश आया 0.46। ठीक है, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना होता तो उसे भी निकाल सकते थे। उसे निकालने का दो तरीका है। देखिए यक्स से बेंजीन का मोल प्रभाज पता है ना, तो ये सूत्र लगा के निकाल सकते हैं, यक्स ए प्लस यक्स बी, मतलब बेंजीन का मोल प्रभाज और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल प्रभाज का जोड़ किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसमें इसका मान रखिए, यक्स ए का मान कितना आया है 0.46, यक्स बी बराबर 1, यक्स बी निकालिए तो 1 माइनस, इसे उस तरफ ले जाइए 0.46, यक्स बी बराबर 1 में 46 पैसे घटा दीजिए, 1.00 में 46 पैसे घटाइए तो 10 में 4 6 घटा 4 यहाँ 5.0, देखिए 6 4 10 5 4 9 10, सही है, तो 0.54 आता। तो देखिए ये किसका मोल प्रभाज आया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, किसका है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल प्रभाज आया। या ऐसे निकालते तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल अंश या मोल प्रभाज यक्स बी बराबर बटे के ऊपर एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी, और एन बी का मान रखिए, एन बी देखिए ये है 0.45 बटे में 0.38 धन 0.45, 0.45 बटे और 0.83 होता, इन दोनों का भाग दे दीजिए। 0.45 में 0.45 में भाग देना है 0.83 का, तो 0.54 आ रहा है, 0.54, ये उत्तर हुआ। तो देखिए ऐसे भी निकाल सकते थे कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल प्रभाज, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए। बच्चों इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिए, वो सब देखेंगे तो आपको ये सब सवालें समझ में आएगा, इन सब का मतलब समझ में आएगा, इनका हिंदी नाम आपको पता हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। अब
अगले वीडियो में अब इसके सांद्रता से संबंधित और पद हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।